हाइपोथेसिस के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो कि है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। ये भी एक प्रोटीन प्रोसेसिंग का ही पार्ट है और बहुत इजी है। मतलब बस इतना याद रखना है कि किस चीज के बाद क्या चीज ऐड हो रही है, दैट्स इट। उसके अलावा एक्चुअली पूरे प्रोसेस में कुछ खास है नहीं। ठीक है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें कि जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी ट्रांसलेशन के बाद, उसके अंदर ईआर ल्यूमेन में शुगर मोइटीज ऐड होती है। वो पूरी प्रोसेस एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है। क्योंकि ये उसके एन टर्मिनस पे हो रही है, देयरफॉर एन लिंक्ड। और ये जितनी भी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये सब ऐड होते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में। वो ऑर्डर जो है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। इसके बाद मैनोस के 9 और फाइनली 3 ग्लूकोज ऐड होंगे और ये पूरा सिस्टम जो है वो प्रोटीन के ऊपर ट्रांसफर होगा। अब किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज पे ट्रांसफर करने के 2 तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे किसी फ्रेंड ने 6 बुक्स मांगी है, तो 2 तरीके, या तो एक एक करके वो बुक उसको डायरेक्टली देके आ सकते हो, या फिर पहले वो 6 की 6 बुक्स इकट्ठी करके अपने किसी कॉमन फ्रेंड को देके वो उन सबको उस पर्टिकुलर फ्रेंड को देके आ सकता है। यहाँ पे हम दूसरा वाला मेथड यूज करते हैं। पहले ये सारी की सारी 14 शुगर्स एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे आके अटैच होती हैं, फिर ये सारी एक साथ उस पॉलीपेप्टाइड चेन पे ट्रांसफर हो जाती हैं। ये सब कुछ पार्ट है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का। याद हो तो हमने ट्रांसलेशन वाला पार्ट जो है सिग्नल हाइपोथेसिस में देखा था कि पॉलीपेप्टाइड चेन ल्यूमेन में एंटर कर चुकी है। उसके बाद जो भी इसके अंदर चेंजेस आएंगे वो सब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का पार्ट होंगे। तो अब हमें एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन पहला मॉलिक्यूल है जो ऐड करना है। क्वेश्चन आता है कहाँ? वो कॉमन फ्रेंड कौन बनेगा? वो कॉमन फ्रेंड बनेगा डॉलिकॉल फॉस्फेट। ये एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। तो ये उसका डॉलिकॉल पार्ट है और इसके साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है। इसके आगे ही हमारे जो भी शुगर्स ऐड होनी है वो सब एक एक करके ऐड होंगी। सबसे पहले आएंगे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन हमें मिलता है यूटीपी एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन से, और यूटीपी जो है वो फ्री होके रिलीज हो जाता है। अब एक साथ दोनों मॉलिक्यूल्स आके अटैच नहीं होंगे, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में सिर्फ एक मोइटी आएगी और दूसरे स्टेप में दूसरी। इसको मैं यहां जी से रिप्रेजेंट करती हूँ। उसके जस्ट बाद सेकेंड चीज आती है मैनोस की 9 यूनिट्स। अब ये 9 यूनिट्स एक साथ नहीं आती। 9 में से पहले सिर्फ 5 मैनोस यूनिट्स आएंगी। ये 5 मैनोस यूनिट्स जो है वो देता है जीडीपी मैनोस, और जीडीपी रिलीज हो जाता है। अब ये जो जीडीपी मैनोस है ये भी 5 अलग अलग स्टेप्स में आएगा, एक साथ नहीं। और अभी के लिए ये सब टोटल 5 है। एक, 2, 3, 4, 5। अब जब 5 मैनोस यूनिट्स अटैच हो चुकी हैं, उसके बाद आता है एक एंजाइम की एक्टिविटी जिसको बोलते हैं फ्लिपेज। अभी तक क्या हो रहा था, जितनी भी हमारी मोइटीज थी सब साइटोसोलिक साइड पे अटैच हो रही थी। ये हमारा ईआर का ल्यूमेन है, ये आरईआर की मेम्ब्रेन है। सब कुछ जो भी हो रहा है वो साइटोसॉल की साइड हो रहा है। इसके बाद जब हमारे पास 2 एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और 5 मैनोस यूनिट ऐड हो चुकी हैं, उसके बाद ये फ्लिपेज एंजाइम की एक्टिविटी स्टार्ट होती है और ये इस इंटायर स्ट्रक्चर को उठाकर ल्यूमेन की साइड पर फ्लिप कर देता है। इसके बाद जो भी कुछ ऐड होना है, बची हुई 4 मैनोस यूनिट्स और 3 ग्लूकोज, वो सब ल्यूमेन की साइड पर ऐड होंगे।
अब फ्लिपेज एक्टिविटी खत्म होते ही साइटोसॉल से पूरा का पूरा सिस्टम उठ के ल्यूमेन की साइड आ गया। जो ल्यूमेन की साइड आया था वो इतना था, ठीक है, 5 मैनोज यूनिट थी, 2 एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन और डोलिकॉल फॉस्फेट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 4, उसमें क्या होगा, डोलिकॉल फॉस्फेट मैनोस जो है, अब वो मैनोस की मोइटीज को डोनेट करेगा। ऐसे हमें 4 चाहिए क्योंकि हमें टोटल 9 मैनोस करने हैं। ये चारों मैनोस जो है वो आके अटैच हो जाएंगे और ये सब एक एक करके होगा, एक साथ नहीं। इस बात को याद रखना, ये प्रोसेस 1 एट अ टाइम चल रही है, ठीक है। तो इसके 14 डिफरेंट स्टेप्स हैं, 2-2 करके एक साथ, या फिर एक साथ 9 की 9 मैनोस यूनिट्स नहीं ऐड होंगी। तो अब उसके बाद जितनी 9 मैनोस यूनिट्स हमें चाहिए थी वो आ गई। अब आता है इसके बाद फाइनल स्टेप ऑफ दिस एन-एसिटाइल एन-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, जिसमें कि ग्लूकोज यूनिट्स ऐड होंगी। अब ग्लूकोज हमें कितनी चाहिए, 3। तो जो 3 बची हुई ग्लूकोज थे, अब जो है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ग्लूकोज को मैं GL से यहां पे रिप्रेजेंट कर रही हूं। फाइनली अब जब ये तीनों चीजें हो चुकी हैं, तो जो लास्ट मतलब बेसिकली सिग्नल था, जाना था कि अब हमारा जो कैरियर है वो रेडी है, कैरियर के पास वो 6 की 6 बुक्स आ गई हैं। अब वो ये काम करेगा कि वो इस पूरी प्रोडक्ट जो उसको मिला है उसको एज इट इज जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी उस पर ट्रांसफर करेगा। पॉलीपेप्टाइड चेन के भी N टर्मिनल पे। पॉलीपेप्टाइड चेन जो थी हमारी वो ल्यूमेन की साइड पर ही थी। पॉलीपेप्टाइड चेन का N टर्मिनस ये वाला पार्ट है। ये बॉन्ड जो है वो यहां से ब्रेक होगा और एज इट इज यहां आके जुड़ जाएगा, विच मीन्स कि यहां पर 2 एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, उसके बाद 9 मैनोस और फिर 3 ग्लूकोज एज इट इज ऐड हो जाएंगे। अब क्योंकि यहां से ब्रेक हो गया, जो डोलिकॉल फॉस्फेट था, बिफोर वी गो देयर, ये जो पूरा प्रोसेस है जो कि ट्रांसफर है इस पूरी यूनिट का टू दी पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको एक एंजाइम कैटेगलाइज करता है जिसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज। नाम इसीलिए क्योंकि ये ओलिगोसैकेराइड्स को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम डोलिकॉल फॉस्फेट टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये बनेगा हमारा स्टेप नंबर 6। अब स्टेप 6 में पॉलीपेप्टाइड चेन पे जो होना था वो हो गया। ये डोलिकॉल फॉस्फेट जो है वापस से फ्लिपेज एंजाइम इसको साइटोसॉलिक साइड पर फ्लिप कर देता है, ताकि अब नेक्स्ट राउंड जो भी बनेगा उसके लिए फिर से ये साइटोसॉल से अपना जो प्रोसेस था उसको दोबारा से स्टार्ट कर सके। यहां पे हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो भी होना था वो हो गया। इसके बाद जो ये स्टेप कंप्लीट हो गया है 7, अब इसके बाद जो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन है इसके भी कुछ आगे मॉडिफिकेशंस होती है, जिससे कि ये वाली बात इंश्योर करी जाती है कि प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड हो गया है या नहीं, और उसके बाद जब वो फाइनली प्रॉपरली फोल्ड हो जाता है तो उसे गोल्गी अपैरेटस में ट्रांसफर कर देते हैं। उस चीज के लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन के फीचर्स होते हैं जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में जब हम चैपरॉन्स के बारे में करेंगे तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। बट अभी के लिए जैसे ही इस प्रोटीन की फोल्डिंग स्टार्ट होती है 2 ग्लूकोज रेसिड्यूज रिमूव कर दिए जाते हैं और थर्ड वाला रह जाता है। ये थर्ड ग्लूकोज रेसिड्यू भी रिमूव हो जाता है गोल्गी अपैरेटस में ट्रांसफर से पहले। ये रिमूव तब होता है जब फोल्डिंग इंश्योर हो गई हो और हमें पता हो कि पॉलीपेप्टाइड चेन अब तैयार है
प्रोटीन बन चुका है और वो आगे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। फाइनल स्टेप जो है वो होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन को, जो कि आप ग्लाइकोसाइलेटेड है, उसको फोल्डिंग के लिए, आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजना। ये इंटायर समरी है ऑफ एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। सिग्नल हाइपोथेसिस की तरह मैंने इसका भी एक डायग्राम बनाया है, इसको भी मैं अपने इंस्टाग्राम के पेज पे अपलोड कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन चेक इट आउट। आई होप एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्लियर होगी। एक और टाइप की ग्लाइकोसाइलेशन होती है जो कि ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है, जो कि गोल्गी एपैरेटस में होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटीन फोल्डिंग का। प्रोटीन फोल्डिंग का भी एक इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम चैपेरॉन्स बोलते हैं। ये सो है वो एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं या कैलरेटिक्यूलिन वगैरह होते हैं। वो सब इंश्योर करते हैं कि जो प्रोटीन है वो प्रॉपरली फोल्डेड हो, जो कि उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर नाउ एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हो गई है एंड आई होप यू अंडरस्टूड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।